हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आवाज़ आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और वीडियो जा रही है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। थोड़ा सा इशू हो गया था बोर्ड इसका इंटरनेट का, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेट्स स्टार्ट द अमेजिंग सेशन। आज हम पढ़ने वाले बॉस एटॉमिक रेडियस। रेडी है आप सब लोग? एटॉमिक रेडियस पढ़ने के लिए रेडी हैं? चलिए, हाउ इज द जोश? जोश हाई है? वो कैमरे का वो भी इधर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। एक अमेजिंग सेशन फिर से आपके सामने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, ठीक है। चलिए, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ने वाले हैं। पेन और हम लोग वो निकाल लेते हैं जिस पे हम लोग पढ़ेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है उसकी बात हम लोग करेंगे आज, ठीक है। और फिर हम स्टार्ट करेंगे। जेड इफेक्टिव हम कर चुके हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बेसिकली हम वैसे तो स्टार्ट कर चुके हैं, बट हम एटॉमिक रेडियस आज करने वाले हैं, ठीक है ना। नो नीड। चलो तो आ जाओ, हम बात करते हैं अभी एटॉमिक रेडियस की, ठीक है। हेडिंग डालते हैं एटॉमिक रेडियस। चलो सो फिर हम आ जाते हैं बस यहां पे एटॉमिक रेडियस की। आइए एटॉमिक रेडियस की चर्चा करेंगे आज बहुत अच्छे से, और पूरा एटॉमिक रेडियस खत्म करके ही फिर दम लेंगे, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या है? तो बेटा आप सब लोगों को लगता होगा कि सर आपने पिछली क्लास में सिखाया था कि ऐसा होता है एटम, बीच के सेंटर पे होगा न्यूक्लियस और चारों तरफ ऑर्बिट 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 घूमता रहेगा। बीच के सेंटर पे होगा न्यूक्लियस और बस चारों तरफ ऑर्बिट 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 घूमता रहेगा। ऐसा कुछ एटम होता है? हमने यही तो सिखाया कि बीचों बीच क्या होगा आपके पास? बीचों बीच होगा न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ सर्कल सर्कल सर्कल, इलेक्ट्रॉन 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 घूमता रहेगा। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं। आओ भाई, तो आप सबको लगता होगा रेडियस का मतलब यही तो है कि भाई सेंटर पे गए और एक डंडा खींचा, ये पता लग गया यही तो रेडियस है। यही तो हम सीखते आए हैं। और आप अपने साथी से जो कहीं और पढ़ रहा होगा, कोई भी बड़ी से छोटी जहां भी कोचिंग है, बस वहां पढ़ रहा होगा, उससे पूछ लेना। मेजॉरिटी लोग आपको यही जवाब देंगे कि दिस इज एटॉमिक रेडियस, एंड इट इज फॉल्स। ये गलत है, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। कई टीचर भी नहीं बता पाएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। आइए अब क्या होगा बॉस, यहां पे ये है आपका रेडियस। लगता यही है कि एटम होता है सर्कुलर और ये है रेडियस। बेटा एटम के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया था कि एटम तो भाई साहब इतना छोटा है, देख तक नहीं सकते। अपनी हाइट से आप देख नहीं पाओगे, तो जिस चीजों को देख नहीं सकते उसको मेजर कैसे करोगे? नॉट पॉसिबल। अच्छा, दूसरा चीज, अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आइडिया हो, गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आपको एटम के बारे में मैं थोड़ा आइडिया देना चाहता हूं। एटम और उसको इलेक्ट्रॉन्स को वेव नेचर माना गया है। इलेक्ट्रॉन्स को बेटा वेव नेचर माना गया है, और कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को बेटा वेव नेचर माना गया है। कुछ इस तरह से बेटा वेव में इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से रहता है। कुछ इस तरह से बेटा क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहता है। आओ, बहुत शानदार, अमेजिंग, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर आपको थोड़ा सा भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइडिया हो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम वहां पढ़ाते हैं। MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। हम क्या पढ़ाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में? MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं एटॉमिक का। हमने इलेक्ट्रॉन को वेव मान के और कुछ इस तरह से पढ़ा था, राइट। अब मुझे बताओ, ये अब फिक्स बाउंड्री तो हुई नहीं। अब हमारे पास सर कुछ, कभी तो भाई रेडियस ये भी तो हो सकता है, रेडियस ये भी तो हो सकता है, रेडियस ये भी तो हो सकता है। तब किसको माने रेडियस? ये वाला रेडियस छोटा है, ये वाला रेडियस बड़ा है, किसको माने? तो एटम का जो बाउंड्री होता है वो शार्प नहीं होता। पहली बात, एटम का बाउंड्री शार्प नहीं होता, एटम का बाउंड्री वेरिएबल होता है। तो बेटा अगर एटम का बाउंड्री वेरिएबल है तो कैसे बनाओगे रेडियस? पता ही नहीं चल पाएगा। सो मेजॉरिटी जो गलत कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो उसको पहले मैंने क्लियर किया कि एटम की रेडियस डिफाइंड नहीं होती। एटॉमिक रेडियस ऐसा लगता है एटम का रेडियस है, बट ये डेफिनेशन ही गलत होता है। एटम की रेडियस इज एटॉमिक रेडियस। आप एक तो इतना छोटा है, दूसरा एक शार्प बाउंड्री नहीं है, तो आप एटम का रेडियस फाइंड ही नहीं कर पाओगे ऐसे। तो कैसे फाइंड होगा एटॉमिक रेडियस? तब एटॉमिक रेडियस को फाइंड करने के लिए बॉन्डेड स्टेट में निकालना पड़ता है आपको एटॉमिक रेडियस। मतलब अगर आपके पास दो एटम बॉन्डेड हो, थोड़ा गौर से समझाता हूं। अगर आपके पास बेटा दो एटम ऐसे बॉन्डेड है, ये कोवलेंट बॉन्ड समझ में आए? ओवरलैपिंग ऑफ एटम इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो भाई साहब इसका रेडियस, इसका सेंटर, अच्छा इसका भी सेंटर,
दोनों का सेंटर मिला दिया जाए। क्लियर हुआ? ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, दोनों का सेंटर मिला दिया जाए और दोनों का सेंटर मिलाने के बाद मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो डी आ रहा है। दोनों का सेंटर मिलाने के बाद मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो डी आ रहा है। तो बेटा रेडियस, जो एटॉमिक रेडियस आप पढ़ते हो वो यही है, दोनों का सेंटर मिलाने के बाद जो दूरी आई है उसका आधा कर दो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एटॉमिक रेडियस क्या है? तो एटॉमिक रेडियस सबसे पहले बॉन्डेड स्टेट में निकालते हैं। बॉन्डेड स्टेट में दोनों के न्यूक्लियस की दूरी बटा दो, दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस डिवाइड बाई 2, दैट इज एटॉमिक रेडियस। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर इन योर माइंड। एटॉमिक रेडियस डिफाइन कैसे होता है? तो एटॉमिक रेडियस बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन होता है। और बॉन्डेड स्टेट में कैसे डिफाइन होता है? तो बेटा दोनों का न्यूक्लियस जोड़ दो, जो डिस्टेंस आएगा उसका आधा कर दो, एटॉमिक रेडियस निकल जाएगा। बोलो बेटा हां, क्लियर है? बायोलॉजी बोला हुआ है बेटा, आ जाएगा आपके पास, बायोलॉजी आ जाएगा आपके पास। आज तो प्लानर डल गया है, आप प्लानर पे एक बार जाके देखिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो एटॉमिक रेडियस कभी भी सिंगल एटम के लिए डिफाइन नहीं होता है। एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज डिफाइंड फॉर मॉलिक्यूल्स। एटॉमिक रेडियस जो है वो मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होता है। ठीक है? मैंने बॉस आपको क्या बताया अभी तक? अभी तक मैंने आपको समझाया है कि एटॉमिक रेडियस डिफाइन कैसे होता है, इंट्रोडक्शन दिया है कि पहले तो यह गलती क्लियर करो कि आप समझते हो ये रेडियस है, ये कभी भी रेडियस नहीं है। एटॉमिक रेडियस कभी भी बेटा सिंगल एटम के लिए डिफाइन ही नहीं हुआ है। अब ये मेजॉरिटी लोगों का बोलो हुआ क्लियर कि नहीं? दूसरा, पहला चीज तो भाई बहुत छोटा है, आप जिस चीज को देख नहीं सकते उस चीज को मापने की कैसे सोच सकते हो? दूसरी चीज, एटम की बाउंड्री शार्प होती ही नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं बहुत ज्यादा। तो एटम की बाउंड्री शार्प नहीं है, और बाउंड्री शार्प नहीं है तो रेडियस कैसे निकालोगे? इसलिए साइंटिस्ट लोग, पुराने लोग मिलकर डिसाइड किए हैं कि पहले एटम को बॉन्डेड करो, और एक बार बॉन्डेड एटम आ गया फिर दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बाई 2, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बाई 2, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाई 2। रेडियस को क्या मैं लिख दूं? ये जो डी क्या है? न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस। ये क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अरे बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? ये डी क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाई 2, डी बाई 2, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाई 2। ऑल गुड, ऑल गुड, यस यस, बोलो बोलो, यस यस, बोलो बोलो, क्लियर क्लियर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाई 2। आ जाओ, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसको थ्योरेटिकल वे में नोट्स बनाते हैं। अब हम इसको थ्योरेटिकल वे में नोट्स बनाते हैं। आइए, तो ऊपर लिखेंगे बेटा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, पहली बात पता लगी। एटॉमिक रेडियस से पहले एक और छोटी सी चीज ऐड कर लो कि भाई हमें पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं ना, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, हमें पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब पीरियोडिक टेबल में कैसी कैसी प्रॉपर्टीज है, आइए डिसाइड करते हैं। पहली बात, भाई पूरे केमिस्ट्री में केवल दो तरह की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पूरे पीरियोडिक टेबल में दो तरह की पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है, एक होता है एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पहले वाले को एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोल दिया, बोलो बोलो। दूसरे वाले को मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोल दिया, बोलो बोलो, बोलो बोलो। अच्छा, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऐसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो एक सिंगल एटम के लिए डिफाइंड हो, ऐसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो केवल सिंगल एटम के लिए डिफाइंड हो, बोलो बोलो। तो बेटा सिंगल एटम के लिए डिफाइंड हो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी। कौन है जो सिंगल एटम के लिए डिफाइंड है? जेड इफेक्टिव। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है बच्चों कि जेड इफेक्टिव क्या है? न्यूक्लियस की ताकत, न्यूक्लियस का पावर, न्यूक्लियस का एक्चुअल पावर, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। तो बेटा एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होता है? एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी जेड इफेक्टिव होता है। बोलना थोड़ा आराम से देखना। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की, वो इसमें आएगा कि इसमें आएगा?
अभी अभी थोड़ी देर पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बेटा एटॉमिक प्रॉपर्टी नहीं है एटॉमिक रेडियस, क्योंकि एटॉमिक रेडियस एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। एटॉमिक रेडियस एटम पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो बेटा सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जो हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा है वो बेटा क्या है, मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। सो हम जो एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे हैं वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगा। बोलो। उसी तरह जस्ट इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने वाले हैं। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी भी सिंगल एटम के लिए डिफाइन होती है, आगे जाके पढ़ेंगे। वो प्रॉपर्टी ही है आइसोलेटेड एटम की। सो इसलिए जो हम आगे जाके आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे बेटा वो क्या होगा, एटॉमिक प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी। जेड इफेक्टिव समझ आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी समझ आ गया, मजा ही मजा हो गया है जिंदगी में। बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये भी एक एटम के लिए डिफाइन होता है, आगे ये कक्षा में आने वाला है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बाद आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी एक सिंगल एटम के लिए डिफाइंड होती है। वैसे ये बॉन्डेड स्टेट की प्रॉपर्टी है, बट डिफाइंड फॉर अ सिंगल एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब भी निकालते हैं पूरे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं निकालते, एक सिंगल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैसे मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड है, बॉन्डेड स्टेट के लिए डिफाइंड है, बट ये प्रॉपर्टी किसके लिए निकालते हैं, एक सिंगल एटम के लिए निकालते हैं। जैसे आप सुने होगा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्लोरीन की ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि Cl2 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नो। अच्छा, तो ये जितने भी आपको पढ़ने हैं एक्सेप्ट एटॉमिक रेडियस, वो सब के सब क्या है, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी। बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये भी बॉन्डेड स्टेट में देखा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बॉन्डेड। मेल्टिंग पॉइंट है क्या, आइए समझते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिस पे बॉन्डेड स्टेट का मॉलिक्यूल पिघल जाए। आपने सुना है क्या, सख्त लौंडा लेकिन यहां मैं पिघल गया, वैसा ही कुछ होता है। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे मॉलिक्यूल अपनी बॉन्ड तोड़ दे, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे मॉलिक्यूल अपना पिघल जाए, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। एंड सिमिलरली एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे मॉलिक्यूल बॉन्ड तोड़ के बॉइलिंग स्टेट को ला जाए, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, जो डेंसिटी होता है बच्चों, ये भी आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। आपके सिलेबस में क्या है प्यारे न्यारे, ये भी सिलेबस में है, ये भी सिलेबस में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये पी ब्लॉक में आता है, यहां नहीं आता है। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ऑल गुड। जितने भी लोग प्लानर पूछते हैं क्लास में, जितने भी लोग ये पूछते हैं कि बायोलॉजी कब होगा, बेटा याद तो आपने पैसे तो दे दिए, हम रिफंड तो करेंगे नहीं, तो आप पढ़ाई छोड़ दो। दूसरा, चुपचाप जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो। तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम्हें पढ़ाएंगे ए तो तुम पढ़ोगे जेड, तुम्हें जेड पढ़ाएंगे उस दिन तुम्हें याद आएगी कि नहीं नहीं ए तो छूट गया। ऐसा नहीं होता सिलेक्शन, सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए प्लीज। व्हेन द क्लास इज गोइंग ऑन आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, अदरवाइज आई विल किक यू आउट वेरी सून, राइट। एक दो बार वार्निंग दूंगा, उसके बाद मैं कब निकाल दूंगा आपको पता भी नहीं लगेगा, राइट है। चलिए, तो आराम से जब भी क्लास चल रही है, पढ़ाई से मजाक नहीं होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, बोलो ठीक है, बोल दो, शर्मा रहे हो क्या, शर्माना नहीं बेटा, बोलना है। चलो, तो एटॉमिक रेडियस यहां पे क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं एटॉमिक रेडियस क्लियर होने के बाद की कहानी के ऊपर। आओ, एटॉमिक रेडियस क्लियर होने के बाद की कहानी, बस एटॉमिक रेडियस सबसे पहला है क्या भाई, एटॉमिक रेडियस इतने दिन से इतने देर से सुने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखोगे कि एटम डू नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। हमारा एटम शार्प बाउंड्री नहीं है, एटम तो वेव की तरह है भाई। इलेक्ट्रॉन हमने देखा था, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से होता है एटम के अंदर। अच्छा, तो बस एटम के पास एक शार्प बाउंड्री नहीं है, पहला चीज कि एटम डू नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। एटम डू नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। अच्छा बेटा, एटम शार्प बाउंड्री नहीं है तो क्या है, वो वेरिएबल है, तो इसका मतलब हम रेडियस नहीं निकाल सकते। एक शार्प बाउंड्री होती तो खटाक से रेडियस सब डायरेक्शन में सेम था, हो जाता, ऐसा नहीं था। दूसरा चीज बेटा, एटम को आइसोलेटेड स्टेट में फाइंड करना बड़ा मुश्किल है। एक इकलौता एटम, एक तो एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज, एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज। एटम जो होगा बेटा वो बहुत स्मॉल साइज का होगा। एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज।
अब चूंकि एटम बहुत स्मॉल होगा तो कहानी सुनोगे, एटम चूंकि बहुत छोटा है, अगर छोटा है तो जैसे यार अगर एटम छोटा है तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते, वेरी स्मॉल साइज है, कैन नॉट मेजर रेडियस एक्यूरेटली, लिखेंगे कैन नॉट मेजर रेडियस एक्यूरेटली। तो बेटा अच्छे से एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, बहुत छोटा है बेचारा वो, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं तीसरा चीज, हम लिखते हैं कि भाई जो हमारा एटम होता है वो आइसोलेटेड स्टेट में हम उसको निकाल ही नहीं सकते। जो हमारा एटम होता है वो आइसोलेटेड स्टेट में तो निकाल ही नहीं सकते उसको, मतलब मिल ही नहीं पाएगा। तो अगर आइसोलेटेड स्टेट में नहीं मिल पाएगा तो आइसोलेटेड स्टेट में रेडियस कैसे निकालोगे, तो निकाल ही नहीं पाएंगे हम एटॉमिक रेडियस। लिखोगे एटम इज नॉट फाउंड इन आइसोलेटेड स्टेट। तो बेटा एटम आइसोलेटेड स्टेट में कभी मिलता ही नहीं है, एटम इज नॉट फाउंड इन आइसोलेटेड स्टेट। तो अगर एटम आइसोलेटेड स्टेट में नहीं है, अरे बच्चों, अरे प्यारे बच्चों, एटम इज नॉट फाउंड इन आइसोलेटेड स्टेट, अरे प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल सा कंडीशन बता रहा हूं, चूंकि एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज डिफाइंड इन बॉन्डेड स्टेट। एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज डिफाइंड इन बॉन्डेड स्टेट। एटॉमिक रेडियस बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन होता है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं। एटम इज नॉट फाउंड इन आइसोलेटेड स्टेट, सो एटॉमिक रेडियस इज फाउंड इन बॉन्डेड स्टेट। अब एटॉमिक रेडियस अब पता लग गया है कि सर एटॉमिक रेडियस आइसोलेटेड में नहीं है, आइसोलेटेड का मतलब अकेला, एक सिंगल एटम के लिए डिफाइन नहीं है। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस एक से ज्यादा एटम के लिए डिफाइन है, मतलब बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन है। अब बॉन्डेड स्टेट में किस तरह से डिफाइन है, आइए इससे बढ़िया सिस्टमेटिक लेक्चर खोज के बता दो, एटॉमिक रेडियस मिलेगा ही नहीं। आइए एटॉमिक रेडियस है क्या, तो बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का आधा, इसका मतलब हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका मतलब हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, हाफ। एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। मतलब बेटा मान लीजिए ये दो आपके पास ये रहे एटम्स, बॉन्डेड एटम, ये क्या है, दोनों बॉन्डेड एटम्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों एटम सेम हो सकता है बेटा दोनों एटम सेम हो, ये ए है ये ए है, हो सकता है ये दोनों एटम डिफरेंट हो सकता है ये दोनों एटम डिफरेंट हो, ये ए है ये बी है, बेटा जी हो सकता है ये दोनों एटम डिफरेंट हो, ये ए है ये बी है। दोनों ही स्टेट में या तो दोनों सेम हो या तो दोनों डिफरेंट हो, कैसा भी बॉन्डेड एटम हो, आपको तो क्या करना है, सर बगल वाले का न्यूक्लियस पकड़ लेना है, इसका भी न्यूक्लियस पकड़िए, इसका भी न्यूक्लियस पकड़िए, अकाली पकड़े नहीं रहना है, पकड़ के मिला देना है। तो बेटा ये लीजिए पकड़ के मिला दिया, ये लीजिए पकड़ के मिला दिया, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस पता लग गया, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस पता लग गया, और दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का आधा, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए ये आ रहा है डी, मान लीजिए इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं हम डी डैश, कुछ भी बोल दो, डी बोल दो, डी डैश बोल दो। ये जो डी है वो क्या है, ये डी को क्या मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल सकता हूं, सो डी है ये क्या है सर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर का मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर का मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, सो इट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यहां पे डी डैश क्या हुआ, इट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हुआ या नहीं हुआ, इट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, बोलो क्लियर हुआ, एब्सोल्युटली क्लियर हुआ, ये डी हुआ, ये डी डैश हुआ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। एटॉमिक रेडियस क्या है, इट इज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज इक्वल टू एटॉमिक रेडियस। बाबा क्लियर है कि नहीं, बाबू ऑल गुड है, बोलो ऑल गुड है कि नहीं गुड है, ठीक है ना, ठीक है भाई, एटॉमिक नंबर 56 वाले में क्लियर कर लेंगे अपन, उसको भी ठीक कर लेंगे। आइए अब आपको एटॉमिक रेडियस का अंदाजा तो लगा कि अरे है यही चीज,
अगर इसी का आधा कर दें तो एटॉमिक रेडियस निकल आएगा। अब एटॉमिक रेडियस बेसिकली है 4 तरीके के। कितने हैं? एटॉमिक रेडियस है बेटा 4 तरीके के। पहला है कोवलेंट रेडियस, दूसरा है मेटालिक रेडियस, तीसरा है वंडरवाल रेडियस, चौथा है आयनिक रेडियस। आइए लिख लेते हैं। अभी तक आपने लिख लिया होगा, अगर लिख लिया है, टेप लिया है तो बोलिए, वरना आगे बढ़े। अरे बोलो बेटा, बाबू क्लियर है आप लोगों को? चलिए ठीक है बाबू, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बॉस। यहां पे आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। क्या लिखते हैं? टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो बेटा एटॉमिक रेडियस का टाइप, अरे हां जी कि ना जी भाई? तो टाइप ऑफ 4 टाइप होते हैं। पहले टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस होता कितना है? तो भैया जी 4 टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस होता है। पहला होता है कोवलेंट रेडियस, दूसरा होता है वंडरवाल रेडियस। अरे कह रहा है कि रिमाइंड मी लेटर करिए ना इसको, लैपटॉप बोल रहा है रीस्टार्ट होंगे। चलिए, तो पहला होता है बच्चा कोवलेंट रेडियस। अच्छा, हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। दूसरा होता है बच्चा सर मेटालिक रेडियस। बहुत अच्छा। तीसरा होता है सर जी, तीसरा होता है वंडरवाल रेडियस। चौथा होता है बच्चा आयोनिक रेडियस। बहुत अच्छा। तो कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस एंड आयनिक रेडियस। ओके, चलिए तो सबसे पहले कोवलेंट रेडियस पे आते हैं। पहला जो आज हम काम तमाम करेंगे किसका? कोवलेंट रेडियस का। अजय बात समझ में आ रही है? कोवलेंट रेडियस। अब देखो, कलम नीचे, पेन नीचे, नजरें हमारी खूबसूरत स्क्रीन पे। ठीक है, आइए पेन नीचे, नजरें हमारी खूबसूरत स्क्रीन पे। बेटा कोवलेंट रेडियस क्या होता है? अरे कोवलेंट बॉन्ड समझते हो? कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल का रेडियस कोवलेंट रेडियस। फिर से बोलूंगा, कोवलेंट रेडियस क्या होता है भाई? कोवलेंट बॉन्ड समझते हो? अरे कहां गया पेनवा? कहां गया भैया? पेन में नहीं मिल रहा, ये रहा पेन। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोल दो। तो भाई साहब ये रहा आपके पास कोवलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग से, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ओवरलैपिंग और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड में दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पता है भाई, न्यूक्लियस के बीच की दूरी। अगर मान लीजिए ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपका डी है, अगर मान लीजिए बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है आपका? ये डी है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा दैट इज एटॉमिक रेडियस। इंटरन्यूक्लियर कोवलेंट रेडियस मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला, पता लगा डी। ठीक है, हो सकता है कोवलेंट रेडियस बेटा आपका ऐसा हो सकता है एक सेकंड, हो सकता है कोवलेंट रेडियस कुछ ऐसा हो, एक एटम बड़ा हो एक एटम छोटा हो। भाई कोवलेंट बॉन्ड तो बनेगा ना, चाहे वो कैसा भी एटम हो, कोवलेंट बॉन्ड तो बनेगा ना बिल्कुल क्लियरली। अब ये चूंकि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है बेटा, चूंकि ये आपके पास, ये देखो चूंकि आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, दिस इज डी। डी डैश बोल दो या डी बोल दो, डी डैश बोल दो, आपकी मर्जी है। हो सकता है दोनों सेम एटम हो सकता है दोनों डिफरेंट एटम हो, कैसा भी। अगर ओवरलैप से बॉन्ड बन रहा है उसको कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, उसको कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड बन गया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पता लग गया, करना क्या है? बाई 2, आधा। बोलो क्लियर, करना क्या है कोवलेंट रेडियस निकालने के लिए? डी बाई 2। करना क्या है? डी डैश बाई 2। तो कोवलेंट रेडियस का डेफिनेशन कैसे लिखोगे? कोवलेंट रेडियस कहता है हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन अ कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन अ कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन अ कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल। बेटा अगर मुझे इसका आर कोवलेंट निकालना है, रेडियस ऑफ कोवलेंट कैसे निकलेगा? डी बाई 2 निकलेगा ना। इसका रेडियस ऑफ कोवलेंट कैसे निकालोगे बेटा? कोवलेंट रेडियस कैसे निकालोगे बेटा? डी डैश बाई 2 निकलेगा ना। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन अ कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन अ कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल। अरे इतनी बार बोलूंगा, सपने भी कोवलेंट रेडियस के आएंगे, टेंशन ना लो। बाबू समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस
in a covalent bonded molecule, in a covalent bonded molecule. मुझे लगता है बच्चा यहां तक लिख लिया होगा। अरे नमूनों लिखे नहीं लिखे। डिफरेंट बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड बॉन्ड लेंथ, आए हाय आ रहे हैं उस टॉपिक पे भी, लेकिन पहले हम एटॉमिक रेडियस वा तो पढ़ा दें। ला 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 तेरी उम्र के नौजवानों। पीडीएफ नहीं मिल रही, क्या बात कर रहा हूं, पीडीएफ नहीं मिल रही, नोट डाउन कर लिया भैया। पीडीएफ कैसे नहीं मिलेगी तुम्हें? दूसरा तुम्हारी कंसर्न था बायोलॉजी, वो भी नोट डाउन कर लिया। चलो अब आ जाओ, बॉन्ड लेंथ ऑफ एटॉमिक रेडियस। आ रहे भाई आ रहे, पहले तीर छोटे छोटे से समझाऊंगा। तुम पता है क्या करते हो, तुम बोलो सर जेड क्या था। अरे पहले एबीसीडी तो पढ़ोगे, अनपढ़ गंवार आदमी एकदम ही। आओ इधर, पहले एबीसीडी तो पढ़ो फिर जेड पे जाना। अभी इसे बॉन्ड लेंथ पूछने लगा। अरे भैया पहले ये तो पढ़ लो। अब आ जाओ, यहां तक हमें कोवेलेंट रेडियस पता लग गया। बेसिकली आर कोवेलेंट है क्या, रेडियस ऑफ कोवेलेंट क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाई 2, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाई 2, दिस इज व्हाट आर कोवेलेंट इज, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाई 2। या फिर आप समझ सकते हो बेटा इसको d/2 भी तो लिखा था हमने, कोई दिक्कत थोड़ी थी, ठीक है ना, d/2 भी लिखा था। यार बेटा इसको कई बार ना ऐसे भी लिखा जाता है। ये जो d है ना, देखो ये एटम A है, ये एटम A है, ठीक है, दोनों सेम एटम है, ठीक है। ये वाला जो है इसको एटम A बोल रहे हैं, ये चूंकि बड़ा है तो इसको B बोल देते हैं, दोनों अलग अलग एटम है। अब ये जो d' है, कई जगह बेटा इसको DAB भी लिखा जाता है, मतलब A और B के बीच का डिस्टेंस। ये जो D है इसको कई जगह ऐसा लिखा जाता है कि DAA, मतलब A और A के बीच का डिस्टेंस, A और A के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो यार D लिखो या DAA लिखो, D' लिखो या DAB लिखो, दोनों बतवा सेम है, बिल्कुल दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मैं D/2 लिखूं या कई जगह DAA/2 लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और बेटा मैं इसको DAB/2 लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, DAB/2 लिखता हूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे बहुत बहुत बढ़िया, ये D/2 है, ये DAA/2 है, ये DAB/2 है। अरे बोलो बोलो बोलो, आओ यहां पे। अब बड़ा ही मजेदार चीज एक और चीज हम बता देते हैं आपको कि यार ये DAA/2 है, ये DAB/2 है। ये जो आप बोल रहे हो ना इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये जो आप D बोल रहे हो, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल रहे हो, ये जो DAA बोल रहे हो, ये है क्या? ये जो D है, ये जो DAA है, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ है। अब समझ आया, अब समझ आया कि रेडियस और बॉन्ड लेंथ में क्या डिफरेंस है? बेटा बॉन्ड लेंथ का आधा होता है रेडियस, बॉन्ड लेंथ बाई 2 करोगे तब आएगा आर कोवेलेंट, ऐसे थोड़ी ना। अरे ठीक है, होमो हेट्रो दोनों में भी बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, टेंशन ना लो। अभी होमो हेट्रो दोनों में, अरे हम आएंगे इसमें, अभी हम इसमें थोड़ा सा हेट्रो में घुसेंगे, अभी हेट्रो में घुसेंगे, थोड़ा मुझे पढ़ा लेने दो, आई एम अ टीचर, डोंट टीच मी। चलिए अब आ जाओ यहां पे, तो ये हो गया DAA/2 और ये हो गया बेटा DAB/2। बोलो हुआ नहीं हुआ, बोलो हुआ नहीं हुआ। अच्छा अब आते हैं बच्चों, मैं ये केस बता रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं कि बेटा आपके पास ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। ये मान के चलो, अभी तो लिख लो कोवेलेंट रेडियस, अभी तो लिख लो। अरे यार सर सिलेबस हो जाएगा इस स्पीड, नहीं होगा भाई सिलेबस, और बताओ। दिस टॉपिक इज ऑलरेडी डन इन लास्ट लेक्चर, नहीं हुआ बेटा, अभी हम बताएंगे अभी आगे आके। अरे ये बताएंगे एस्टिमेशंस, आपकी मर्जी, हम मिटा देते हैं, नहीं पढ़ना आपको, ठीक है कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ो, और आगे क्रिस्टल क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए, मुझसे केमिस्ट्री के बारे में अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, वो मत बनिए, मतलब क्या आपको टाइम टेबल बनाने वाला बनना है या डॉक्टर बनना है? अगर आपको टाइम टेबल बनाने वाला बनना है तो फिर आप बताओ कि सिलेबस कब होगा, सिलेबस कैसे होगा, वो मेरा हेडेक है। तुमने पेमेंट कर दिया, तुम्हारा हेडेक खत्म हो गया। मैं जिस स्पीड से पढ़ाऊं, जैसा पढ़ाऊं, मुझे छोड़ दो,
मैं आपके हिसाब से पढ़ाऊंगा, आपका सिलेक्शन नहीं करा पाऊंगा। मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाना दो, मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, जिस स्पीड से, जिस ये से, जिस वो से। टेंशन मेरे ऊपर छोड़ोगे। आगे बढ़े, चलो अब आ जाओ कोवलेंट रेडियस के बाद। आर कोवलेंट हो गया यहां तक, ठीक है। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए मिटा दो, चलो हो मंदबुद्धि बट फिर भी मिटा दो, चलो कोई बात नहीं। मैं क्लास में बता चुका था पिछली बार ना यार कि वो इंटर मतलब होमोएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक, तो फिर कहां से कंफ्यूजन आ रहा था, बताऊंगा ना वो वाला भी, इसके बाद आएगा ना वो वाला चीज। चलो अब यहां तक आर कोवलेंट आया। अब आर कोवलेंट के दो केस हैं। अब आर कोवलेंट के दो केस है बेटा, पहला है होमोएटॉमिक और दूसरा है बेटा हेटेरोएटॉमिक। पहला है होमोएटॉमिक और दूसरा है बेटा हेटेरोएटॉमिक, ठीक है। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे अपने हिसाब से पढ़ा लेने दीजिए। अगर आप मुझसे ज्यादा समझदार हो रहे हैं तो बेटा आप सिलेक्शन ले लीजिए कहीं और से, मेरे यहां से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब होमोएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक की बात करते हैं। होमोएटॉमिक ऑलरेडी डिस्कस्ड कि भाई दोनों सेम एटम है। होमोएटॉमिक ऑलरेडी डिस्कस्ड कि भाई दोनों सेम एटम है। आ जाओ, होमोएटॉमिक ऑलरेडी डिस्कस कि दोनों सेम एटम है, तो आपको कुछ करना नहीं है, दोनों का न्यूक्लियस पकड़ लेना है। अब पकड़े नहीं रखना है बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है आपके पास, दैट इज डी। तो आर कोवलेंट क्या है, आर कोवलेंट इज नथिंग बट इट इज d/2। फिर आते हैं हेटेरोएटॉमिक। हेटेरोएटॉमिक क्या है बेटा बच्चा आपके पास, हेटेरोएटॉमिक में मान लीजिए एक ए है एक बी है। मान लीजिए एक ए है, कोई दिक्कत थोड़ी है। मान लीजिए बेटा एक ए है और दूसरा एक बी है। हेटेरोएटॉमिक का मतलब दोनों अलग अलग एटम। तो बॉस आपको करना क्या होगा मैं आपको बताता हूं, कैसे आप कोवलेंट रेडियस निकालोगे। तो कोवलेंट रेडियस निकालने के लिए RA प्लस RB माइनस RA प्लस RB माइनस 0.09 मॉड ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B। इसको प्यार से बेटा स्टीवेंसन एंड शूमेकर इक्वेशन भी बोलते हैं। स्टीवेंसन एंड शूमेकर इक्वेशन। अब बोलो, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो यह फॉर्मूला अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा RA प्लस RB। अलग से 2-3 फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला जिससे सारे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी B 0 करोगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। आर कोवलेंट इक्वल टू RA प्लस RB अपने आप आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक क्लियर हुआ। आर कोवलेंट d/2 कर लिया हमने, और बेटा यहां से आपके पास d/2 da/2 बॉन्ड लेंथ बाई 2 आर कोवलेंट निकल आया। स्टीवेंसन एंड शूमेकर इक्वेशन। अच्छा, अब आर कोवलेंट आया तो बेटा अब आर कोवलेंट यहां तक आ चुका है। अब 3 चीजें आपको पढ़नी है, एक एल्केन में, एक एल्कीन में, एक एल्काइन में। ये अनऑर्गेनिक वाले ऑर्गेनिक को बोलते थे, वहां पढ़ना है। ऑर्गेनिक वाले बोलते थे, इनऑर्गेनिक वाले को पढ़ाना था। लेकिन ये पढ़ाना केमिस्ट्री के टीचर के था, इसलिए अब मैं तो पूरा केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो मैं तो आपको ये पूरा पढ़ा के चलूंगा। आ जाओ, अब होता क्या है, यही प्रॉब्लम आएगा जहां आप तीनों अलग अलग पढ़ते हैं। तो बॉस ये है एल्केन, ठीक है। क्या है, एल्केन। दूसरा क्या है बेटा आपके पास, एल्कीन। और तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एल्काइन। एल्केन क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एल्केन बोलते हैं। एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बोलते हैं। और एल्काइन क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं। हमें इस बात का एहसास है बाबू कि भाई कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। भाई कार्बन के कितने बनते हैं, 4 बॉन्ड। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 3 और बन रहा होगा। कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 बॉन्ड, तो 2 और बन रहा होगा। कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 और बन रहा होगा। अब देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर ये याद रखना है जो मैं बता रहा हूं, ये याद रखना है। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा था, और इनऑर्गेनिक वाले बोल रहे थे ऑर्गेनिक को पढ़ाना था, ऑर्गेनिक वाले बोल रहे थे इनऑर्गेनिक को पढ़ाना था, वो बोल रहे थे अरे नहीं यार ये तो फिजिकल को पढ़ाना था, दोनों मिलकर बोल रहे थे फिजिकल को पढ़ा। अरे ये है यहां का टॉपिक, और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, 16 या फिर 17 वाले एग्जाम में आया है कि भाई एक चीज रटी होनी चाहिए दिमाग में कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। मुझे पूरा विश्वास है आपको क्लियर लग रहा होगा।
ये जो आर कोवलेंट है ये क्या है? आर कोवलेंट बराबर 1.54 एंगस्ट्रॉम बाई 2। ये आर कोवलेंट क्या है? दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम बाई 2। ये आर कोवलेंट यहां पे क्या आ रहा है? 1.20 एंगस्ट्रॉम बाई 2। तो बच्चा जी बड़ा क्लियर है बेटा, ये हो जाएगा 0.77 एंगस्ट्रॉम। इसका जो आर कोवलेंट आएगा वो 0.67 मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, या 0.67 ही आएगा, 74 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसका क्या आ जाएगा 0.60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर का बड़ा रिलेशन आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपको आना चाहिए यूनिट कन्वर्जन, नहीं तो मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया जाएगा, लेकिन फिर भी चूंकि टिप्स पे रहे, दिक्कतें ना हो, इसलिए सीधा सीधा लिख दीजिए एंगस्ट्रॉम इंटू 100 इज इक्वल टू पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम में बेटा 100 मल्टीप्लाई कर देना, पिकोमीटर आ जाएगा। मैं यहां पे पूरा यूनिट कन्वर्जन नहीं सिखाऊंगा, वहां पे सिखाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कतवा तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं ना बेटा? आगे बढ़े। तो ये है एल्कीन, ये है एल्कीन, ये है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का रेडियस और बॉन्ड लेंथ याद होना चाहिए। जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बॉन्ड लेंथ का आधा होता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? दो एटम जब बॉन्ड बनाएंगे दोनों के बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस। ऑल क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। सो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यहां पे बच्चों बड़ा ही क्लियर वे में समझ आया होगा। अरे मुझे उम्मीद तो यही है। अब सर कोवलेंट रेडियस आपने खत्म किया, आइए मेटालिक रेडियस की बात कर लें, मजा ही आ जाएगा मेटालिक रेडियस के अंदर। आइए मेटालिक रेडियस बोलो, लिख लिया तो बोलो, लिख लिया तो इंटू एंगस्ट्रॉम में बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तो पिकोमीटर आ जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं इसको पूछूं कितना पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है, 154 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है, 134 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है, 120 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है। बोलो बाबू, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेटालिक रेडियस पे। तो सेकेंड ऑप्शन इज आपके पास क्या आएगा? मेटालिक रेडियस। सेकेंड क्या आ जाएगा बेटा? मेटालिक रेडियस आ जाएगा। आइए मेटालिक रेडियस क्या है, आइए समझते हैं। अरे मेटालिक रेडियस क्या है? अभी मेटल के अंदर अच्छा, मेटालिक रेडियस मैं आपको बता दूं, मेटालिक बॉन्ड आपके सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको खुशी खबरी के लिए बता देता हूं, मेटालिक रेडियस, मेटालिक बॉन्ड आपके सिलेबस में नहीं है। अब मेटालिक बॉन्ड समझने के लिए समझ लीजिए। जैसे मान लो मैं आयरन मेटल की बात करता हूं। आयरन मेटल के अंदर बहुत सारे आयरन के एटम होंगे। तो ये आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है। एक 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 एक, एक आ जाओ, एक सेकेंड। अरे यार, हाँ एक सेकेंड। जैसे मेटालिक रेडियस में क्या है? बहुत सारे मेटल के एटम होंगे, बहुत सारे मेटल के एटम होंगे। आओ, ये रहा दूसरा मेटल का एटम, ये रहा तीसरा मेटल का एटम, ये रहा चौथा मेटल का एटम। तो मेटल का एटम जो है ओवरलैप नहीं करते, बस ये है मेटल के एटम जो है बेटा वो ओवरलैप तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो मेटल के एटम चूंकि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मेटल के एटम चूंकि ओवरलैप नहीं कर रहे बेटा, बड़ा क्लियरली देखिएगा, मेटल के एटम वैसे तो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, लेकिन टच करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे में टच करते हैं। जैसे एक होता है कि गले मिल, एक होता है कि हाथ मिला लेना, दिस इज टचिंग। जब आप गले मिलते हो तो दैट इज ओवरलैपिंग। थोड़ा समझना, भावनाओं को प्रकट कर पा रहा हूं आपके सामने। अगर आप किसी से हाथ मिलाते हो, चलो ठीक है, हैंडशेक हुआ, ओके ओके, हाउ आर यू, ऑल गुड ऑल गुड। Ahmed, hi, most welcome. I'm so surprised to see you. I'm excited. Thank you so much for coming. You made my day. और गले पकड़ लिया आपने, भले वो सामने वाला इंसान चाह रहा हो या ना चाह रहा हो, बट कई लोग होते हैं ऐसे गले पड़ जाते हैं। तो भाई एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा। आ जाओ, अब देखो बॉस यहां पे कि ये क्या है कि तुमसे जीत पाना बड़ा ही मुश्किल है बच्चों, है ना। एक्सपीरियंस बोल रहा है कदो। मेटालिक रेडियस में मेटल एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब टच कर रहे हैं, कोई बात नहीं, न्यूक्लियस तो हमें पता है, ये भी न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा, ये न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है बॉस। ये क्या है? न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है। बड़ा सिंपली समझना, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है।
अब न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा। मेटालिक रेडियस क्या है? अगेन हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। किसी भी दो एटम को पकड़ा, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन अ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड आप पकड़ो, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस करो, मेटालिक रेडियस निकल आएगा। बच्चों मुझे लगता है क्लियर समझ आ रहा है। आर मेटालिक इज इक्वल टू D/2 या फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाई 2। अगेन डेफिनेशन इज सेम। मैंने बोला था एक चीज पढ़ा दूंगा उसी से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा चीज पढ़ने से अच्छा है एक पढ़िए, उसी से सारा सवाल होता जाएगा। या फिर बेटा आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ बाई 2। मेटालिक रेडियस का बॉन्ड लेंथ ऐसे ही निकलता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ही हर जगह इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज बॉन्ड लेंथ, हर जगह इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज बॉन्ड लेंथ और उसका आधा इज रेडियस मेटालिक। चलिए अब आते हैं बच्चों थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट वन इज वंडरवाल। अब आते हैं बच्चों थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट वन इज वंडरवाल। फिर वंडरवाल पढ़ेंगे, फिर ट्रेंड्स पढ़ेंगे और फिर लास्ट में आयनिक रेडियस आता है। तो तीसरा आता है आपके पास वंडरवाल। क्या आता है तीसरा? वंडरवाल। आइए अमेजिंग मेरे प्यारे बच्चों वंडरवाल पढ़ते हैं आपके लिए। बच्चों वंडरवाल रेडियस क्या है? अच्छा वंडरवाल रेडियस से पहले आप मुझे बताओ नॉन पोलर समझते हो? नॉन पोलर, पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, थोड़ा समझना गौर से। पोलर का मतलब है कि मान लीजिए ये पहला एटम है, मान लीजिए पहला एटम है, मान लीजिए ए है ये बी है। अगर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, अगर इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इसका मतलब ये पोलर कंपाउंड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, थोड़ी दिन बाद पढ़ेंगे, 1 या 2 दिन बाद। चलो अच्छा यहां पे आइए कि ये आपका बॉन्ड है, ये आपका बॉन्ड है। सुनो यहां पे ये आपका एक बॉन्ड है, ये आपका एक बॉन्ड है। मान लीजिए दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अगर इलेक्ट्रोन डिफरेंस 0 है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन पोलर है। सिंपल। पोलर का मतलब चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है और नॉन पोलर का मतलब चार्ज नहीं है। और चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा उस पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, इसका मतलब चार्ज आ गया। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं आया, इसका मतलब ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल। और बेटा न्यूट्रल है तो बड़ा मजा आ गया, नॉन पोलर हो गया। जैसे मेरे प्यारे दोस्त आप बताना मुझे कि क्या इनर्ट गैस पोलर होता है कि नॉन पोलर? अरे इनर्ट गैस हमेशा नॉन पोलर होगा। इनर्ट गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता ही नहीं है, दैट इज 0। तो बेटा इनर्ट गैस इज ऑलवेज नॉन पोलर। तो वंडरवाल रेडियस आप कहां देखोगे हमेशा? वंडरवाल रेडियस केवल और केवल नॉन पोलर में होता है। वंडरवाल रेडियस केवल और केवल नॉन पोलर में होता है। पहली बात क्लियर पता लगी? चलिए आइए इस चीज को बेटा हम लिख लेते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, दिस वंडरवाल रेडियस, या फिर ऐसे लिखो VR, वंडरवाल रेडियस इज ऑलवेज डिफाइंड इन, वंडरवाल रेडियस इज ऑलवेज डिफाइंड इन नॉन पोलर, वंडरवाल रेडियस इज ऑलवेज डिफाइंड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वंडरवाल रेडियस जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डिफाइंड है। वंडरवाल रेडियस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बहुत अच्छे से डिफाइंड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो बच्चा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वंडरवाल रेडियस ऑलवेज डिफाइंड इन नॉन पोलर। अच्छा जी, अब मान लीजिए कोई भी नॉन पोलर, अच्छा ध्यान दीजिएगा मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो वंडरवाल रेडियस हमेशा मॉलिक्यूल में डिफाइंड होगा। ठीक है, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? दो एटम के बीच का न्यूक्लियर डिस्टेंस। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? दो एटम के बीच का डिस्टेंस। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? दो एटम के बीच का। ये एटम नहीं बेटा, ये पूरे दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस है। आइए मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कुछ है, ये रहा ऐसा कुछ। ठीक है, हमें बनाना ही पड़ेगा। ये कुछ ऐसा है, अरे क्या हो रहा, ये रहा कुछ ऐसा ए, और मान लीजिए बेटा ये कुछ अदर मॉलिक्यूल है बी। मैं एग्जांपल भी बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। एक ए है और एक बी है, बड़ा ही गंदा सा बना बट ठीक है। रुको, जैसे आपके पास ए क्या बन रहा है, रुको अच्छा डायग्राम बना दो। ठीक है, अब क्या करना होगा अपने को? मैं जैसा बना रहा हूं वैसे ही बनाना।
ठीक है, बनाओ, ऐसा बनाओ। देखा मेरा ड्राइंग कितना अच्छा है। ये एक मॉलिक्यूल है बॉस, ये एक मॉलिक्यूल है। बायोलॉजी में कुछ अलग डायग्राम जैसा है ना, खैर छोड़ो। तो बॉस यहां पे ये ए है, ये बी है, दो अलग अलग, ये अलग अलग एटम्स के बीच का एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है। ये एटम ए है, ये एटम बी है, ये दोनों के बीच का मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं बॉस, ये जो है अगेन ये एक मैंने बनाया और दूसरा मैंने ऐसा बनाया। आपको क्या करना है, आपको सिंपल इरेज कर देना है इसको। ये भी बड़ा अच्छा सा इरेज हो गया। सुनिए थोड़ा गौर से। जैसे मान लीजिए बॉस, ये क्या है आपके पास, दिस इज ए, और क्या है बेटा आपके पास बी। ये क्या है बेटा आपके पास बी, और ये क्या है बच्चा आपके पास ए। दो मॉलिक्यूल जो सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच में हो, मतलब जो सबसे पास है, दो मॉलिक्यूल जितना पास आ सकता है उतना पास ले आओ। ध्यान रखना इस बात को, कोई नहीं बताएगा। दो मॉलिक्यूल जितना पास आ सकता है उतना पास लाओ। अब जितना पास आ सकता है उतना पास लाओ, उसके बाद इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालो, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर लोगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, वंडरवाल रेडियस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर लोगे तो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा रेडियस। जैसे मान लो ये तो बी का रेडियस निकल गया, अगर मैं बेटा ए का भी निकालना चाहूं तो बड़ा सिंपली निकल जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं ए का भी निकालना चाहूं तो बड़ा सिंपली निकल जाएगा। देखो कैसे, जैसे ये देखो, यहां पे न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस यहां होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, एंड दिस इज मेरे प्यारे बच्चों d'/2। ये d निकल गया है, ये d' निकल गया है, इसका आधा कर दोगे तो निकल जाएगा। बोलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो बेटा R कोवेलेंट यहां पे निकल जाएगा, R कोवेलेंट इज इक्वल टू d/2, बट इट इज नॉट R कोवेलेंट, इट इज R वंडरवाल। नाउ इट इज R वंडरवाल, कोवेलेंट का ही पार्ट है R वंडरवाल। ठीक है, क्लियर है? R वंडरवाल करोगे निकल जाएगा d/2, या फिर आप d'/2 कर दो। बात देखिए, d/2 करोगे तो बेटा b का रेडियस निकल आया, आप d'/2 करोगे तो a का रेडियस निकल आया। ध्यान रखेंगे ये हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होता है। वंडरवाल रेडियस इज डिफाइंड फॉर अ मॉलिक्यूल, वंडरवाल रेडियस इज डिफाइंड फॉर अ मॉलिक्यूल। अब आते हैं, ये तो हो गई बेटा थ्योरेटिकल कहानियां मेरे बाबू, जब तक आपको एग्जांपल ना दिया जाए तो नहीं समझ आता है। आइए हम एग्जांपल देख लेते हैं। आते हैं बेटा एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा आपका Cl, ये रहा बेटा आपका Cl, ये रहा आपका Cl, मुझे पूरा पूरा पता है, दिस इज Cl, दिस इज Cl। अब बेटा दोनों Cl के बीच का, ये भी Cl है, ये भी Cl है, समझना बात को, दोनों Cl हो गए, ये दोनों Cl हो चुके हैं, बढ़िया, ये भी Cl है, ये भी Cl है। सिमिलरली मेरे प्यारे दोस्त, ये मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह से बेटा एक Cl ऐसा, एक Cl ऐसा होगा, एक Cl ऐसा और एक Cl ऐसा होगा। अब देखो दोनों Cl ऐसे ऐसे हो गए हैं, दोनों Cl बेटा ऐसे ऐसे हो गए हैं, समझो। अब आपको मान लो Cl के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो दिस इज d/2, दिस इज व्हाट, दिस इज d/2। बड़े क्लियरली समझना, दिस इज व्हाट, दिस इज d/2। तो इट इज वंडरवाल रेडियस कैसे निकलोगे? सो वंडरवाल रेडियस इज इक्वल टू d/2, वंडरवाल रेडियस इज इक्वल टू d/2। आया बात? आया बात समझ में? नहीं आया तो Cl2 जैसे ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये पूरा Cl2 मॉलिक्यूल है, ये एक Cl है, ये दूसरा Cl है, ये दो Cl2 मॉलिक्यूल है। तो वंडरवाल जो है वो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बाय 2 करता है। राइट है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। सो वंडरवाल रेडियस इज इक्वल टू d/2। अब देखो हमने वंडरवाल पढ़ लिया, हमने मेटालिक पढ़ लिया, हमने कोवेलेंट पढ़ लिया। आइए बेटा अब तीनों का हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है तीनों का ट्रेंड कि वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, वंडरवाल रेडियस से सबसे बड़ा v। उसके बाद इससे छोटा होता है मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटा होता है बेटा कोवेलेंट रेडियस, सबसे छोटा होता है बेटा कोवेलेंट रेडियस। मुझे पूरा पूरा भरोसा है इसमें यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बोलो ठीक है ना? साइज ऑर्डर, ठीक है ना? ये क्या है आपके पास? साइज ऑर्डर। आओ भाई आओ, क्लियर कर लें, आओ भाई आओ, बोलो क्लियर है, ऑल क्लियर है?
ऑल क्लियर है? चलो अब हम जाएंगे एक्चुअल पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। पहले तो हमने थ्योरी पढ़ाई पूरी एटॉमिक रेडियस की, अब थ्योरी के बाद अब जाते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे, उसके बाद जाएंगे आयनिक पे, उसके बाद क्वेश्चन पे। तो बहुत सारे लेयर है, अब अचानक से यहां क्वेश्चन करा देता आपके हाथ पांव फूल जाए, बट थोड़ी और समझ बन जाए फिर जाके हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ, वीएमसी से याद कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही है, वीएमसी से याद कर सकते हैं, ट्रिक इज वीएमसी, ठीक है। वीटीएस दे दो, वीटी सर स्पेशल या वीटीएस बोलते हैं उसको, वीटी सर स्पेशल, वीटीएस इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो वीटीएस इज वीटी सर स्पेशल। चलो अब आओ, एटॉमिक और कोवलेंट रेडियस में क्या डिफरेंट है बेटा? एटॉमिक रेडियस का पार्ट है कोवलेंट रेडियस। पिताजी के अंदर बेटे और बेटी, आप क्या होगा, पिताजी और बेटे में क्या डिफरेंस है? उनके ऑफस्प्रिंग से बेटा, ये एटॉमिक रेडियस का ऑफस्प्रिंग है कोवलेंट रेडियस, गधे। चलो इधर आओ, अब आगे बेटा आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। आइए क्या आएगा आपके पास? फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। आइए, तो दुनिया में केवल एक ऐसा फैक्टर है जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों की हरकतें आपको अफेक्ट करती होंगी, कि मान लीजिए मैं आज ट्यूशन गया था और मुझे उसने अच्छे से देखा नहीं, तो आप अफेक्ट हो गए। आज मैं स्कूटी से जा रहा था, वो सामने से कोई आ रहा था, उसने मेरी तरफ देखा नहीं, आप अफेक्ट हो गए। आप सेम बस में जा रहे थे लेकिन वो बगल वाली सीट पे आके नहीं बैठा, नहीं बैठी, आप अफेक्ट हो गए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं बेटा जिससे आप अफेक्ट होते हो। ऐसे ही एटॉमिक रेडियस के भी बहुत सारे फैक्टर है जिससे वो अफेक्ट हो जाता है। तो एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन जेड इफेक्टिव, एक ही इफेक्ट है जिससे ये इफेक्ट हो, एक ही फैक्टर है। तो एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। वो आयनिक रेडियस सबसे लास्ट में आएगा, पहले एटॉमिक रेडियस के बाद। सो एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव हो गया, बहुत अच्छा, क्लियर हो गया। चलो अब कैसे होता है, अब याद करते हैं वो पुराना दिन जब हमने जेड इफेक्टिव पढ़ा था। जेड इफेक्टिव है क्या? जेड इफेक्टिव इज न्यूक्लियस का औकात, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर, न्यूक्लियस कितना अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है, यही तो था जेड इफेक्टिव। तो अगर मान लो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, चलो एक बार यहां पे लिखते हैं, मान लो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, सोचो सोचो, न्यूक्लियस का पावर बढ़ गया, न्यूक्लियस की औकात बढ़ गई, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया। इसका मतलब न्यूक्लियस खींच सकता है, खींचेगा, अपने पास बुलाएगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले आएगा। इसका मतलब साइज छोटा हो गया। अरे पहले दूर दूर थे, अब पास ले आएगा। न्यूक्लियस अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है, पास बुला रहा है, और साइज कम हो रहा है। अरे नहीं आया, अरे बिल्कुल भी नहीं आया। अरे बेटा साइज कम हो गया ना, हुआ नहीं हुआ? हुआ। जेड इफेक्टिव बढ़ा, न्यूक्लियस की पावर बढ़ी, न्यूक्लियस का ताकत बढ़ा, न्यूक्लियस का ताकत मतलब अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा मतलब पास बुलाया, पास बुलाने के बाद तो बेटा दूरियां कम हो जाती है, अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, दूरियां कम हो जाती है, साइज कम हो जाता है। ओफो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? चलो अगर मान लीजिए जेड इफेक्टिव कम है, अगर मान लीजिए जेड इफेक्टिव कम है, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, न्यूक्लियस पास नहीं बुला पा रहा, इसका मतलब दूरियां बढ़ी है, वो दूर है बेटा, साइज बढ़ गया। तो सीधा सीधा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? देयरफॉर आई सेड जेड इफेक्टिव का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के, कमेंट्स में समझ आ रहा है कि नहीं? तो एटॉमिक रेडियस जेड इफेक्टिव का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा। अब इसको हम क्या करते हैं बेटा, एक प्यारा सा वीटी सर का गिफ्ट है, इस गिफ्ट बॉक्स में हम इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, तो जे बात थी, जे बात के लिए आप इतने देर से पढ़ा रहे थे, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। हाँ, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस के बाद आता है ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस के बाद आता है मेरे प्यारे न्यारे बच्चों ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। अरे तो ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस में पहले हम बात करेंगे पीरियड में कैसे होता है,
फिर हम बात करेंगे बेटा ग्रुप में कैसे होता है। अच्छा, पीरियड में कुछ कुछ होता है, क्या होता है सर जी? हम पढ़ चुके हैं पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि पीरियड में जब आए से बाएं जाओगे, पीरियड में जब बेटा आए से बाएं जाओगे, मतलब आए से बाएं का मतलब हो गया बेटा लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, सो जेड इफेक्टिव आपका बेटा बढ़ जाता है। लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का ताकत बढ़ रहा है, पास बुला रहा है, और बेटा पास पास तो दूरियां बढ़ गई, साइज कम हो गया। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या मैं चीख चीख के बोल सकता हूं कि साइज कम होगा? तो बेटा जेड इफेक्टिव बढ़ा, साइज कम हुआ। हमें तो इस क्लास में इतना सीखना है, लेफ्ट से राइट में साइज हुआ बेटा कम होगा। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे, जैसे जैसे बाएं से दाएं जाओगे, बेटा साइज कम होगा। बोलो क्लियर? आए से बाएं बोलो, बाएं से दाएं बोलो, बात एक ही है। ठीक है, वीटी सर की एक अलग से डिक्शनरी आती है, उसमें लिखा गया है आए से बाएं या बाएं से दाएं, इट इज गुड, इट इज ऑलवेज सेम। तो बेटा बाएं से दाएं गए हो, लेफ्ट से राइट गए हो, बेटा जी साइजवा कम हुआ है, काहे कि न्यूक्लियस पास बुला रहा है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। कौन बुलाती है बेटा? जेड इफेक्टिव बुलाती है। न्यूक्लियस बुलाएगा, जाने का नहीं, साइज कम हो जाएगा। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। अब देखो टॉप से बॉटम ग्रुप में जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अगर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है तो ये अफेक्ट नहीं कर रहा। जेड इफेक्टिव से हम नहीं देखेंगे। अच्छा, ग्रुप में एक बात समझना, जैसे सबसे पहला ग्रुप कहां देखोगे आप? पीरियड नंबर 1। ग्रुप का मतलब पीरियड नंबर 1। टॉप से बॉटम जाओगे तो आपको दिखेगा पीरियड नंबर 2, और नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा पीरियड नंबर 3, और नीचे जाओगे तो पीरियड नंबर 4, और नीचे जाओगे पीरियड नंबर 5। अरे गजब, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो पीरियड चेंज हो रहा है। ये ग्रुप की प्रॉपर्टी है। ग्रुप में टॉप से बॉटम जा रहे हो तो बेटा पीरियड चेंज होता है। अच्छा, पीरियड नंबर 1 का मतलब? पीरियड नंबर 1 का मतलब उसमें केवल एक शेल है। यस, पीरियड नंबर 1 का मतलब समझ रहे हो बेटा? उसमें केवल एक शेल है। अच्छा, पीरियड नंबर 2 का मतलब? उसमें बेटा 2 शेल है। ये तो है ही, एक और भी है। ओके। पीरियड नंबर 3 का मतलब उसमें 3 शेल है। दिस इज कॉल्ड एज विजुअलाइजेशन इन केमिस्ट्री। पीरियड नंबर 3 का मतलब बेटा उसमें 3 शेल है। ये हो गया फर्स्ट शेल, ये हो गया सेकंड शेल, ये हो गया थर्ड शेल। पीरियड नंबर 4 का मतलब बेटा जी उसमें 4 शेल है रे, उसमें 4 शेल है। तो पीरियड नंबर 4 का मतलब 1, उसमें 2, उसमें 3, उसमें 4। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। तो बेटा इनर ग्रुप, एक ग्रुप में क्या होता है? इनर ग्रुप टॉप टू बॉटम सेल नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। अरे हां या ना बोलना तो पड़ेगा। हाँ या, सेलिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा। अरे प्रियानुज बेटा क्या कर रहे हो? हमने बता रखा है जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है ग्रुप में, प्रूफ भी किया था। गलतियां बुलाती है मगर जाने का नहीं। बोलो क्लियर? क्या कोई दिक्कत नहीं? क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो बेटा जैसे जैसे नीचे जाओगे, एक शेल से 2 शेल, 2 शेल से 3 शेल। अब जैसे मान लो आपके पास पहले बहुत पैसा कम होगा, जैसे मान लो आप डॉक्टर बनोगे, इंटर्नशिप में आपको अच्छे डॉक्टर हो अगर तो 70,000 रुपए मिल जाते हैं। 70,000 इंटर्नशिप में, पढ़ाई भी चल रही है और वो भी चल रहा है, 70,000 रुपए होते हैं। एम्स से करोगे तो ठीक है, तो 70,000 रुपए आपको मिलेंगे। तो आप क्या करोगे? 1 BHK जाके, दिल्ली में बेटा 50,000 रुपए रेंट है। मतलब मैं जहां रह रहा हूं वहां तो 50,000 रुपए ले रहा हूं, दिल्ली मतलब नोएडा में, तो बहुत ही रेंट है इधर। तो भाई यहाँ पे तो एक सेकेंड, यहाँ एक ग्रुप, एक है, एक शेल है, चलो अच्छी बात है। अब एक कमरे का रूम आपने लिया था, बड़ा छोटा सा लिया था। अब मान लो आपकी नौकरी लग गई, अच्छा कहीं उधर बढ़िया हॉस्पिटल में आपने दिया इंटरव्यू और आपका हो गया, तो आपने थोड़ा 70 से आप क्या कमाने लगे? आप मान लो 1-2 लाख कमाने लगे, तो आपने 2 बेडरूम लिया, थोड़ा और बड़ा हो गया। फिर थोड़ा और टाइम बीता, आप सीनियर डॉक्टर में काउंट होने लगे, तो आपने खुद का बंगला लिया है। फिर आप गांव खरीद सकते हो, फिर आप शहर खरीद सकते हो, फिर डॉक्टर्स के पास इतने पैसे होते हैं कुछ भी खरीद सकते हैं, राइट? तो ये होता है लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। ठीक है,
और इन अ पीरियड टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं। तो बेटा पीरियड में कैसे वेरी करेगा, ग्रुप में कैसे वेरी करेगा, इसका एक डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम कुछ ऐसा है, ये रहा लेफ्ट से राइट, बोलो, ये रहा लेफ्ट से राइट, और ये रहा टॉप से बॉटम, बोलो अजय हाँ जी कि ना जी बोलना पड़ेगा। बेटा लेफ्ट से राइट चूंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइजवा कम हो रहा है। उसके बाद टॉप से बॉटम चूंकि बेटा नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, सॉरी साइज कम हो रहा है, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो साइज कम हो रहा है। हाँ जी कि ना जी, एजी ओजी करने में तो आपको मजा ही आता होगा। आपको पता है एजी किसको बोलते हैं? एजी नए नए उधर शादी वादी होती है ना, वो थोड़ा सा इंटीरियर्स की बात कर रहा हूं। वैसे तो आजकल तो यार नाम से बुलाते हैं। जैसे मान लो मैं विशाल हूं, तो अगर मेरी कल को शादी होती है अगर, तो बेटा वो मेरे को बुलाए, मेरे को ऐसा नहीं, मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि मेरे को कोई आप बुलाए, ऐसा उम्मीद, ऐसा करोगे तो आप दुख में रहोगे। बड़ा सिंपल क्लियर रखो, मेरे को कोई विशाल ही बुला ले, ऐसे तू वो करके इधर आ उधर जा करके ना बुलाए, वही बड़ी बात है। विशाल प्लीज इधर आ जाओ, इधर ही कह दे, यही कह दे तो बड़ी खुशनसीब आप हो। ठीक है, आजकल का ऐसा है, जो हमसे पिछला जनरेशन था तो वो आप करके बुलाया करते थे, मतलब टू द मेल। अब आई डोंट नो ये सही था कि गलत था, उस डिबेट में नहीं जाऊंगा। उससे पहले वाले जो जोन में ऐसे बुलाया करते थे, जैसे अपने मम्मी पापा के फेज में जाओ तो उसमें ऐसा होता है, जैसे मम्मी को अगर आपको पापा को आवाज लगाना है तो ऐसे बोलते हैं एजी, एजी इधर आओ, या इधर सुनिए, इधर आइए, दैट इज द करेक्ट वन। खैर छोड़ो यार, तुम भटका देते हो, तुम बहुत बात करने वाले लोग हो। चलो इधर आओ, पढ़ाई करो। हाँ, साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, ये एजी यूजी के चक्कर में यही गलतियां होती है, इसलिए मैं नहीं भटकना चाहता। आओ भाई आओ, चलो इधर आओ। सो यहां पे आते हैं हम, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। जैसे ही शादी वादी की बात होती है, मैक्सिमम, मतलब मैं लड़के तो बेचारे बदनाम है, लड़कियां भी अंदर से बड़े खुश हैं। एक कमेंट दिख रहा हो, अरे बाप रे बाप, लड़कियां अंदर से, अरे सर क्या बोल दिए, मन की बात छीन लिया आपने। यही तो बड़े होके एक ही तो सपना देखा है, शादी करनी है ना, मम्मी बनना है, पापा बनना है, यही तो आप लोगों का सपना है, कर दो। चलो भाई चलो आ जाओ। सो ये हो गया है। अब आते हैं बेटा कि पीरियड्स में कैसे साइज वैरी करता है, फिर ग्रुप में कैसे साइज वैरी करता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सो एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड एंड एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप। अब हम करने वाले बेटा एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड एंड एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप। पहले पीरियड की बात करेंगे, फिर ग्रुप्स की बात करेंगे। सारे एक्सेप्शंस हम यहीं पे देख लेंगे, सारे एक्सेप्शंस हम यहीं पे लिख लेंगे। चलिए बेटा यहां आइए, एक क्या करिए, यहां पे लिखिए, वो लिखिए थोड़ा सा कि एक अपने को पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। आप उसको लिखेंगे VTS, VTS है अपना, या फिर आप इसको लिख सकते हो नोट में डिक्टेट कर देता हूं, लिखो पहले, नोट में डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। नोट कहता है, अच्छा नोट से पहले मैं थोड़ा पहले आता हूं, थोड़ा सा वंडरवाल में आता हूं। वंडरवाल मैंने यहां पे लिखा है कि वंडरवाल रेडियस इज ऑलवेज डिफाइंड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इनर्ट गैस हमेशा ही नॉन पोलर होता है। तो इसका सीधा मतलब है कि बेटा इनर्ट गैस में तो वंडरवाल ही लगेगा। बोलो यहां तक क्लियर क्या? मतलब यहां पे एक पॉइंट जोड़ के लिख लो कि फॉर इनर्ट गैस ओनली वंडरवाल रेडियस इज डिफाइंड, क्योंकि इनर्ट तो हमेशा नॉन पोलर रहने वाला है। तो इनर्ट तो हमेशा नॉन पोलर रहने वाला है। अब चूंकि बेटा इनर्ट हमेशा नॉन पोलर रहने वाला है, तो नॉन पोलर के लिए हमेशा वंडरवाल डिफाइन होता है। सीधा साधा बोल सकते हो कि इनर्ट के लिए तो वंडरवाल डिफाइन होगा। एक बात आप समझ गए कि इनर्ट के लिए कौन डिफाइन होगा? वंडरवाल। इसमें ना ही एटॉमिक रेडियस आएगा, ना ही कोवेलेंट आएगा, एटॉमिक नहीं, ना ही कोवेलेंट आएगा, ना ही मेटालिक आएगा, ना ही आयनिक आएगा। इनर्ट गैस के लिए केवल और केवल वंडरवाल गैस डिफाइंड है, कि फॉर इनर्ट गैस ओनली वंडरवाल रेडियस इज डिफाइंड। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद हमने यह भी बताया कि वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब एक पीरियड में इनर्ट गैस की सबसे बड़ी साइज होगी, क्योंकि इनर्ट गैस के लिए कौन डिफाइन होता है? वंडरवाल, और बाकी के लिए कोवेलेंट।
इनर्ट गैस ही क्वांटिफाइड होगा वंडरवाल, और बाकियों में कौन सा रेडियस होगा? कोवलेंट। एक पीरियड के अंदर इनर्ट गैस में कौन लग रहा है? वंडरवाल, और बाकियों के लिए कोवलेंट। तो इनर्ट गैस का साइज सबसे बड़ा होगा और बाकियों का छोटा होगा क्योंकि बाकी कोवलेंट है। तो यहां पे एक वीटीएस लिखेंगे, वीटीएस का मतलब वीटी सर स्पेशल, और वीटी सर स्पेशल अभी आप लिखोगे कि नोट ये है बेटा, नोट ये है कि बेटा कि फॉर इनर्ट गैस लिखोगे, फॉर इनर्ट गैस, या फिर ऐसा लिखो कि इन अ पीरियड, ऐसा लिखोगे इन अ पीरियड इनर्ट गैस हैज मैक्सिमम रेडियस, इनर्ट गैस हैज लार्जेस्ट रेडियस। एक पीरियड के अंदर इनर्ट गैस का सबसे बड़ा रेडियस है। इन अ पीरियड इनर्ट गैस हैज लार्जेस्ट रेडियस, या फिर ऐसे बोलो कि इन अ पीरियड इनर्ट गैस हैज लार्जेस्ट रेडियस बिकॉज इनर्ट गैस, या फिर सीधा लिखो फॉर इनर्ट गैस वंडरवाल रेडियस इज डिफाइंड, फॉर इनर्ट गैस वंडरवाल रेडियस इज डिफाइंड, फॉर इनर्ट गैस वंडरवाल रेडियस इज डिफाइंड। बोलो क्लियर क्या? इन अ पीरियड इनर्ट गैस हैज लार्जेस्ट रेडियस बिकॉज for inert gas van der Waal radius is defined, and except inert gas all elements has covalent radius, और कोवलेंट छोटा होता है, van der Waal ज्यादा होता है। जैसे कि मान लो बेटा मैं पीरियड नंबर 1 की बात करता हूं, मान लो मैं पीरियड नंबर 2 की थोड़ी देर बाद बात करूंगा, फिर पीरियड नंबर 3 की बात करूंगा, और पीरियड नंबर 4 भी बात करूंगा अगले स्लाइड पे। पूरे एनसीईआरटी में जितना भी रेडियस दिया है मैं एक स्लाइड पे लिखवा देता हूं। आइए, हाइड्रो पीरियड नंबर 1 में कौन कौन होता है? हाइड्रोजन वो होता है, हीलियम वो होता है। हाइड्रोजन और हीलियम में कौन ज्यादा है? तो बेटा हीलियम का ज्यादा होगा। पता है क्यों? अरे सर इनर्ट गैस है ना, वंडरवाल डिफाइन होगा ना, बाकी होगा तो कोवलेंट होता है, वंडरवाल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट। फिर आते हैं लिथियम, सोडियम, सॉरी नॉट सोडियम, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, और नियोन होता है। तो नियोन में वंडरवाल है, नियोन में क्या है? वंडरवाल है, और नियोन का तो सबसे बड़ा हो जाएगा भाई रेडियस, नियोन का तो सबसे बड़ा हो जाएगा क्या? रेडियस, क्योंकि वंडरवाल डिफाइन हो रहा है और नियोन का बड़ा हो गया। बस उसके बाद बाकियों का तो लेफ्ट से राइट जाओगे साइज कम होगा, बाकियों में लेफ्ट से राइट जाओगे साइज कम हो जाएगा। बोलो क्लियर? उसी तरह सर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। भाई एक पीरियड के अंदर अभी अभी हमने देखा कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे, बाएं से दाएं जाओगे, साइज कम होगा। अरे बेटा साइज कम हो रहा है, देखो बेटा साइज कम हो रहा। लेकिन जैसे ही हम आर्गन के पास पहुंचे, आर्गन का वंडरवाल रेडियस और ये सब कोवलेंट रेडियस है, तो वंडरवाल रेडियस सबसे ज्यादा हो गया। बोलो क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? बाबू क्लियर हो रहा है? बोलो विच एलिमेंट हैव मेटालिक रेडियस? बच्चा डी ब्लॉक वाले, ट्रांजिशन मेटल वाले मेटालिक रेडियस होते हैं। जो मेटल होगा उसी में मेटालिक रेडियस लगेगा। आयरन मेटल है, आपके पास टिन मेटल है, बहुत जितने भी मेटल्स, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, बैरियम है, रेडियम है, जितने भी मेटल्स हैं उनमें मेटालिक रेडियस डिफाइन होता है। बाद बाकी जितने भी नॉन मेटल्स है बॉस आपके पास, उसमें कोवलेंट रेडियस डिफाइन होगा। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, एस ब्लॉक का तो मेटालिक रेडियस आएगा। तो गधेड़ो एस ब्लॉक का आगे भी तो है, मेटालिक रेडियस बड़ा ही तो है कोवलेंट से, ठीक है। लेकिन हम मेटालिक रेडियस, जैसा कि मैंने पहले बताया, मेटालिक बॉन्ड आपके सिलेबस में नहीं है, तो थोड़ा हमारी भी कर लीजिए ना कि हम थोड़ा ठीक ठाक सिलेक्शन दे चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, सही ही बोल रहे होंगे, है ना? क्लियर है ना? तो मेटालिक बॉन्ड आपके सिलेबस में नहीं तो काहे फालतू को बात करें मेटालिक रेडियस का। ये देखो, ये कौन है? ये अपना नाम नहीं लिख रहा है, बोलता है वीटी सर इज सो रोमांटिक। अब लिख रहा है कि लिख रही है, ये पकड़ना ज्यादा जरूरी है बेटा। अगर लिख रहा है तो बेटा मेडिकल चेकअप की जरूरत है, लिख रही है तो बेटा गार्जियन चेकअप की जरूरत है। समझ रहे हो? व्हाट इज नोबल मेटल? अरे वाह, नोबल मेटल्स, अरे वाह। डी ब्लॉक की चीज यहां पढ़ा दूं गधो? आओ इधर। अब पीरियड नंबर 3 हो गया। हम आते हैं बेटा पीरियड नंबर 4 के ऊपर, पीरियड नंबर 4 के ऊपर, 3D सीरीज के ऊपर। आइए, अब सबसे पहले आपको मैं पीरियड नंबर 4 की बात करता हूं। पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4 में हम बात करेंगे केवल डी ब्लॉक वाले की, जितने सिलेबस में केवल उसकी बात करेंगे। आइए,
अब पीरियड नंबर 4 में साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाते हो? ठीक, यही था, हमने केवल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करी है। पीरियड 4 में केवल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है, बात तो आपकी ठीक है। लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है, लेकिन केवल और केवल मैंगनीज तक जाके साइज कम होता है, बात क्लियर रखना। पीरियड नंबर 4 में एक्सेप्शन है, इसलिए मैं एक ही जगह पूरा लिखा देता हूं। रेडियस एक बार खोलोगे पूरा रेडियस रिफाइन हो जाएगा जितने सिलेबस में। उसके बाद मैंगनीज तक तो कम हुआ है, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल ये बराबर हो जाते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकल ये बराबर हो जाते हैं, तो इनमें जो होगा वो बराबर हो जाएगा, इनमें जो होगा वो बराबर हो जाएगा साइज। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है साइज बेटा बढ़ जाएगा, कॉपर का साइज बड़ा हो गया, जिंक का साइज बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है बेटा आपके पास साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा क्या हो जाएगा? बेटा यहां पे बड़ी सिंपल सी चीज हो जाएगी कि अच्छा एक बात बताओ, साइज कम क्यों हो रहा है? अभी मैं इसको थ्योरेटिकल पॉइंट्स में भी लिखाऊंगा, लेकिन साइज कम क्यों हो रहा है? बेटा मैंने बोला है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाओगे तो साइज कम होगा। मतलब न्यूक्लियस बुलाती है मगर जाने का नहीं, साइज कम हो जाएगा बेटा। तो ध्यान रखना कि ये Z इफेक्टिव बढ़ता, न्यूक्लियस क्यों बुला रहा है? Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो साइज कम क्यों हो रहा है? न्यूक्लियस के बुलाने पे चला गया, मतलब Z इफेक्टिव बेटा, न्यूक्लियस का मतलब Z इफेक्टिव बेटा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। साइज कम क्यों हुआ है? क्योंकि Z इफेक्टिव ज्यादा था। अच्छा साइज बराबर क्यों हुआ है? अच्छा साइज शील्डिंग के, साइज कम क्योंकि शील्डिंग से ज्यादा हो गया Z इफेक्टिव। या फिर आप ऐसा समझो कि भाई शील्डिंग बोलो या फिर आप इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी बोल सकते हो, बात एक ही है। अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा तो साइज बढ़ जाएगा। जैसे यहां पे साइज बड़ा हो गया, क्यों? Z इफेक्टिव कम पड़ गया और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा हो गया। ठीक है, और यहां पे बोलोगे तो शील्डिंग ज्यादा हो गया। बोलो क्लियर ना? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा हो गया और शील्डिंग ज्यादा हो गया। यहां पे आओगे तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। मुझे लगता है कि मेरा बच्चा सीख गया होगा। ओले ले बच्चे सीख गए क्या? है ना? कई लोगों को लग रहा होगा अरे सर ये सब तो आवाजें कहीं और सुनता हूं मैं, आप क्यों बता रहे हो? या सुनती हूं मैं। लड़कियां आप कम नहीं हो, मैं पहले बता रहा हूं। सब जानता हूं मैं। अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज कम। अगर Z इफेक्टिव कम है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है तो साइज ज्यादा। बोलो ना, क्लियर ना? ये सब कौन से चैप्टर में है? लो बेटा लो, यही तो दिक्कत है, यही तो डी ब्लॉक में आता है। और तुम पीरियोडिक टेबल में नहीं पढ़ोगे कभी डी ब्लॉक स्ट्रांग नहीं हो सकता। यही तो तरीका है, इसीलिए बोला हमारे हिसाब से पढ़ाने दो। ऑल क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ रहा है? आइए थ्योरेटिकल लिखिएगा। इन फोर्थ पीरियड लिखो, इन फोर्थ पीरियड साइज डिक्रीजेस, इन फोर्थ पीरियड साइज डिक्रीजेस अप टू मैंगनीज होता है। साइज डिक्रीजेस अप टू मैंगनीज, देन remains constant for iron, cobalt and nickel. Then remains constant for iron, cobalt, nickel. Then again increases for copper and zinc. Then again increases for copper and zinc. मुझे पूरा भरोसा है कि आपका क्लियर है। ठीक है, यू सेड अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। यस, जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया? ऑल गुड है? चलो, ये एक्सेप्शन आता है पीरियड नंबर 4 में कि भाई पीरियड में लेफ्ट से राइट डिक्रीज होना चाहिए, बट यहीं तक डिक्रीज होता है, फिर बराबर हो जा रहा है, फिर इंक्रीज हो जाता है। ये पीरियड में होता है। ठीक है, ये डी ब्लॉक में दोबारा पढ़ाया जाएगा, बट ठीक है। आइए पीरियड नंबर 4 के बाद पूरा ट्रांजिशन मेटल का ट्रांजिशन क्या? एटॉमिक रेडियस। आइए, ठीक है, आई डोंट नो आपने कहां पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, जैसा भी आपने पहले पढ़ा हो, जो मैं पढ़ाता हूं
आप अगर बड़े जो भी कोटा में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आप मानते हो ना, वहां ऐसे ही पढ़ाया जाता है। तो मैं वहां पढ़ा चुका हूं, तो मुझे आइडिया है वहां कैसे पढ़ाना है, और सिलेक्शन निकालने का वही तरीका है। मैंने इसमें कुछ अपना ऐड किया है, सबट्रैक्ट कुछ नहीं किया, ऐड किया है। चलिए आइए फिर आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज इन ट्रांजिशन मेटल्स। साइज इन ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 वो सब सिलेबस में नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, तो जो पढ़ा रहा है फिर वो स्टाइल ही मारता है। आओ अब आते हैं बेटा साइंस, आपको पूरा पूरा ट्रांजिशन मेटल लिखना पड़ेगा। साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफेकोनी, ठीक है ना, क्यों जलाते हो? साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफेकोनी क्यों जलाते हो? उसके बाद आ जाओ यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जाओ, ठीक है। उसके बाद ला हफ्ता वरना रे ओसामा, वरना रे ओसामा इराक की तरह पिटाई और होगी। आ जाओ, बहुत अच्छा, इतना ही अपने को पहले पढ़ना है। मैंने बोल रखा है कि बेटा ये पीरियड नंबर 4 है, ये पीरियड नंबर 5 है, ये पीरियड नंबर 6 है। पीरियड नंबर 4 में पीरियड वाइज पढ़ा दिया है, 5 और 6 पीरियड वाइज सिलेबस में नहीं है। चलो, पीरियड नंबर 4 को बेटा हम 3D सीरीज के नाम से भी जानते हैं, बताया था। पीरियड नंबर 5 को बेटा हम N-1D सीरीज के नाम से जानते हैं, 4D सीरीज, N-1D सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, या ओके। अच्छा, पीरियड नंबर 6 आपको याद है, यहीं पे लैंथेनाइट्स, इसी के आगे यहां पे 58 से 71 यहां पे लैंथेनाइट्स होता है, बताया था, यहां पे लैंथेनाइट्स होता है, हाँ या ना? पीरियड नंबर 6 यहीं पे लैंथेनाइट्स होता है, बिल्कुल क्लियर है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा ना, यस, वही तो लिखा है बेटा। जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो शील्डिंग कम हो रही है, अगर जेड इफेक्टिव कम हो रहा है तो शील्डिंग ज्यादा हो रहा है। बोलो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहां पे आ जाओ, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। यहां पे मैं कुछ बताने वाला हूं बेटा। मैंने शील्डिंग का ऑर्डर आपको बताया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऑर्बिटल में शील्डिंग का ऑर्डर बताया था क्या? तो यार आपने सीखा था कि शील्डिंग इफेक्ट, आपने बोला था एस का सबसे ज्यादा, और आपने ही पढ़ा था पी का उससे कम, और आपने ही पढ़ा था डी का उससे कम, और उससे भी पढ़ा था एफ का सबसे कम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एफ सबसेल की पुअर शील्डिंग हो रही है? तो यार अगर एफ सबसेल की पुअर शील्डिंग हो रही है, इसका मतलब यहां पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा। पुअर शील्डिंग का मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। मान लो बेटा पुअर शील्डिंग का मतलब जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ रहा है? देखो, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनर ऑर्बिटल्स हैं। शील्डिंग कौन करता है? तो शील्डिंग करता है बेटा इनर वाले, ये वाले शील्डिंग करेंगे। अगर ये शील्डिंग कमजोर है तो न्यूक्लियस खींच लेगा ना, अगर शील्डिंग कमजोर है तो न्यूक्लियस खींच लेगा। मतलब शील्डिंग कम है, अगर बेटा शील्डिंग कम है इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इसका मतलब साइज कम होगा। बात समझना, या तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाए तो साइज कम होगा, या तो शील्डिंग कम हो जाए तो साइज कम होगा। समझना बात को। अब एफ ऑर्बिटल क्या करता है बेटा? बहुत पुअर शील्डिंग, एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग कमजोर है, तो इसका मतलब जहां भी एफ ऑर्बिटल आएगा वहां पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि शील्डिंग कम होगा अट्रैक्शन बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ना मतलब अट्रैक्शन बढ़ना। तो एफ ऑर्बिटल यहां आ रहा है, ध्यान रखना। लैंथेनाइट्स में बेटा 4f ऑर्बिटल आता है, लैंथेनाइट्स को 4f सीरीज बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल में जा रहा है, तो यहां पे लग रही है पुअर शील्डिंग, और पुअर शील्डिंग लगने की वजह से इनकी साइज हो गई कम, इनकी साइज हो गई कम। ध्यान रखना, लैंथेनाइट्स लैंथेनम के बाद आता है। यहां पे क्या आ गया? 4f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग है, 4f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पुअर शील्डिंग लगा रहे वो, और बेटा 4f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पुअर शील्डिंग, और पुअर शील्डिंग का मतलब साइज कम, पुअर शील्डिंग का मतलब बेटा साइज कम हो गया। इसका मतलब इसका साइज कम हो गया, 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 इसका साइज कम हो गया। अच्छा, साइज कम होके जिरकोनियम के बराबर, ऊपर वाले के बराबर हो जाता है। इसका साइज कम होगा, पता है क्यों? क्योंकि यहां पे लग रहा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो 4f की पुअर शील्डिंग मैंने बोला, ये जो 4f की पुअर शील्डिंग बोला, उसको बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? बड़ी सिंपलेस्ट वे में समझा चुका हूं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या? तो 6th पीरियड में एफ सबसेल की पुअर शील्डिंग होती है,
जिसकी वजह से साइज कम हो जाता है, यही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। मेरे साथ बोलेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सिक्स्थ पीरियड में एफ ब्लॉक की पुअर शील्डिंग की वजह से, या एफ सबसेल की पुअर शील्डिंग की वजह से, या एफ सबसेल की इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से साइज कम हो जाता है, जिसकी वजह से, जिसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या? 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग साइज कम, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग साइज कम, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बोलो समझ में आ गया, साइज कम हो गया। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ बेटा? इन सब का साइज कम हो गया। ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूं, लैंथेनम के बाद एफ ऑर्बिटल आता है। लैंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके बाद के 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक होते हैं, तो इसके बाद से एफ ब्लॉक में पुअर शेडिंग हुआ है, इसके बाद से साइज कम हुआ है। लैंथेनम का साइज कम नहीं होता, और जो साइज कम हुआ है, इतना कम हुआ है कि ऊपर वाले के बराबर हो गया। साइज कम हुआ है, इतना कम हुआ कि ऊपर वाले के बराबर हो गया। साइज कम हुआ है, इतना कम हो गया कि बेटा ऊपर वाले के बराबर हो गया। बोलो बेटा समझ आया क्या? साइज कम हो गया, इतना कम हो गया कि ऊपर वाले के बराबर हो गया। अरे हां या ना बोलना तो पड़ेगा। बोलो क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं ना? अरे हां या ना बोलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। बोलना हल्के हल्के, क्लियर है कि नहीं? बोलना हल्के हल्के, क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो ना बच्चे, अरे अरे बोलो ना। ऐसे कैसे चलेगा भैया? बोलो, ऐसे कैसे चलेगा? बोलो। मेगा चौधरी क्लियर सर, थैंक यू। आइए, तो लैंथेनाइड्स हो गया यहां पे, इट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे ये पुअर शील्डिंग है, वहां पे वो साइज कम हो रहा है। बोलना हल्के हल्के बेटा, बहुत है बढ़िया, अमेजिंग। आइए, अब अगले पेज पे आप लिखेंगे, ये तो मिटा देंगे, अगले पेज पे आप लिखेंगे कि भाई पुअर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। अगले पेज पे आप लिखेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आइए बच्चे, अमेजिंग पढ़ाई पढ़िए। आइए आइए आइए, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? क्लियर गुरुजी, क्लियर, बहुत है बढ़िया। फिजिक्स क्लास है, मुझे पता है। आइए, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है आइए समझते हैं। लिखिएगा, इन सिक्स्थ पीरियड, इन सिक्स्थ पीरियड, इन सिक्स्थ पीरियड, इन सिक्स्थ पीरियड, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, due to poor shielding of F subcell electrons, due to poor shielding of F subcell electrons, due to poor shielding of F subcell electrons, in sixth period, due to poor shielding of F subcell electrons, बहुत अच्छा, sixth period में due to poor shielding of F subcell electrons, in sixth period, due to poor shielding of F subcell electrons, ठीक है जी, सिक्स पीरियड वाले में ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा, लेंथ ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड हेंस साइज डिक्रीजेस, और उसकी वजह से क्या होता है बेटा? साइज कम हो जाता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या है कि सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट साइज, सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट का जो साइज है becomes equal to fifth period element size, becomes equal to fifth period element size। ठीक है, सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट साइज becomes equal to fifth period element size। क्लियर हुआ? ठीक है, और ये जिरकोनियम और हॉफनियम वाला क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है। ये जो जिरकोनियम और हॉफनियम वाला क्वेश्चन है, और ये पी, जब आप डी ब्लॉक खोलते हो, डी ब्लॉक का एनसीईआरटी खोलोगे, वहां पे मिलेगा आपको जिरकोनियम और हॉफनियम वाला। इट इज वीवीआई, थोड़ा लगा लीजिए इसको, जिरकोनियम हॉफनियम वाले को क्या लगाएंगे? वीवीआईपी। हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिरकोनियम और हॉफनियम वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो भाई, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी क्लियर हुआ। अगर बेटा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। इजाजत है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, इजाजत है। आइए, अब आते बेटा आपके पास एक जगह और, जहां पे ग्रुप 13, साइज इन ग्रुप 13, एक और एक्सेप्शन है, साइज इन ग्रुप 13।
G13 बोरोन फैमिली। एक और एक्सेप्शन है, उसको भी लिखना है, साइज इन ग्रुप 13 बोरोन फैमिली। आइए अमेजिंग तरीके से सीखिए। आइए बेटा, बोरोन फैमिली में बाल गंगाधर इन तिलक, बाल गंगाधर इन तिलक यही होता है। बोरोन फैमिली में होता है बाल गंगाधर इन तिलक। भाई नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? नॉर्मल बच्चा हमारा बोलेगा, आप ही ने तो बताया है सर जी कि सर जैसे जैसे नीचे जाओगे नंबर ऑफ एटम बढ़े, सॉरी नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो नीचे जाने पे साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री की माया है बच्चों, एक्सेप्शन से गुजरना पड़ेगा। एक्सेप्शन नहीं है, इसका लॉजिक दूंगा, टेंशन ना लो। तो इसका साइज का ऑर्डर बोरोन के बाद गैलियम, और गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद थैलियम। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, अभी आप खुद कर दोगे। होता क्या है, बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। गैलियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। चलो यहां पे आ जाओ, इसमें एक्सप्लेनेशन मत लिखो, इधर लिखो एक्सप्लेनेशन। भाई जो थैलियम, ये तो थैलियम में हो गया। चलो अब आ जाओ, जो बोरोन है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, बिल्कुल। एल्यूमिनियम जो है बेटा ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, गैलियम जो है ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, इंडियम जो है वो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, थैलियम जो है वो सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है। अरे बोलो ना। अब एक बात बताओ, ये जो थर्ड पीरियड वाले हैं, अरे अरे अरे, अब ये जो बात बताओ, ये जो थर्ड पीरियड वाले हैं, अरे अरे अरे, सुनना सुनना सुनना, गौर से सुनना। अब ये जो बात बताओ, थर्ड पीरियड वाले भी भूल जाओ, डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता है? अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता है? तो यार फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है। स्कैंडियम पहला डी ब्लॉक एलिमेंट वो फोर्थ पीरियड में आता है कैल्शियम के बाद। अब याद करो फिर से वो दिन जब मैंने आपको शील्डिंग पढ़ाया था, शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग पावर पढ़ाया था। ऑर्बिटल्स की शील्डिंग और शील्डिंग पावर कौन बताएगा? ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग पावर कौन बताएगा? एस ग्रेटर देन, पी ग्रेटर देन, डी ग्रेटर देन एफ। एफ ऑर्बिटल में तो वेरी पुअर शील्डिंग होता है यार, एफ ऑर्बिटल में तो वेरी पुअर शील्डिंग होता है, डी ऑर्बिटल में पुअर शील्डिंग बोलते हैं, और एस और पी में ठीक ठाक शील्डिंग होता है। अब यार ये फोर्थ पीरियड में है, क्या फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक आता है? और डी ब्लॉक आता है तो पुअर शील्डिंग होगा, और पुअर शील्डिंग होगा तो क्या यहां भी साइज कम हो जाएगा? और चूंकि गैलियम फोर्थ पीरियड में है, इससे पहले डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है, इसलिए बेटा डी डी कॉन्ट्रैक्शन लगता है यहां पे। गैलियम क्यों छोटा हो गया एल्यूमिनियम से? वाई गैलियम एंड एल्यूमिनियम छोटा हो गया? बिकॉज ऑफ द इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसका नाम क्या देते हैं हम? इसका नाम देते हैं बेटा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर क्या बोलते हैं बेटा? डीडी कॉन्ट्रैक्शन। अब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, डीडी कॉन्ट्रैक्शन क्या है, आइए लिख लेते हैं। कहता है कि इन फोर्थ पीरियड एलिमेंट, इन फोर्थ पीरियड, लिखिए लिखिए लिखिए, गौर से लिखिए। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहता है कि इन फोर्थ पीरियड एलिमेंट, आइए ना, इन फोर्थ पीरियड एलिमेंट, चौथे इन फोर्थ पीरियड एलिमेंट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी subshell electrons, Z effective increases and size decreases। तो वहां पे क्यों साइज डिक्रीज हो रहा था? एफ ऑर्बिटल की वेरी पुअर शील्डिंग की वजह से। यहां पे क्यों साइज डिक्रीज हो रहा है? डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से। वहां लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, एफ ब्लॉक की पुअर शील्डिंग लग रही है, यहां पे डी ब्लॉक की पुअर शील्डिंग, डी ब्लॉक मतलब डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से हो रहा है। Z effective increases and size decreases। बोलो क्लियर है ना? बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके। एक और छोटी सी चीज बताना चाहूंगा जो शायद आपसे पूछा ना जाए बट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए। इंडियम और थैलियम की बात करते हैं बेटा, कोई भी एक्सेप्शन की तरह नहीं पढ़ेंगे बेटा, सबका लॉजिक है। अब यार थैलियम तो सिक्स्थ पीरियड का है, गौर से देखो यहां पे, थैलियम तो सिक्स्थ पीरियड का है। अरे बेटा सिक्स्थ पीरियड में एफ ब्लॉक मतलब पुअर शील्डिंग, फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक, सिक्स्थ पीरियड में एफ ब्लॉक, पुअर शील्डिंग। तो बेटा चूंकि ये अगेन यहां पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा ना सिक्स्थ पीरियड वाले में, थैलियम में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा ना, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगने से बेटा जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा।
जैसे इंडियम के बाद थैलियम बहुत बढ़ जाना चाहिए क्योंकि पीरियड चेंज हो गया, ये पीरियड नंबर 5 से पीरियड नंबर 6 बढ़ गया, ज्यादा चेंज होना चाहिए, बट ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन देयर इज ए स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस। ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन देयर इज ए स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस। अरे बोलो ना, बोलो ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ जाते हैं ना। जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता, कम नहीं होगा, बट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से थोड़ा बहुत उसमें इफेक्ट पड़ गया, जिसकी वजह से जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा, ऑलमोस्ट बराबर।